आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एजुडिकेशन अंडर पमला। हम लोग कुछ कुछ इसका जो पमला का पार्ट है वो हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है कि कैसे लाइक मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लाइक जब ब्लैक मनी को, जब टेंटेड मनी को अनटेंटेड मनी में कुछ रूट्स के द्वारा कन्वर्ट करता है तब उसको बोलता है कुछ लाइक शेड्यूल ऑफेंस होता था। बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है सेक्शन नंबर 5 दैट इज़ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें क्या है कि ना प्रोविजनली अटैच किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोविजनली अटैच, मतलब कुछ पीरियड के लिए कुछ प्रोविजनली अटैच किया जाता है। बेसिकली ये होता है मैक्सिमम 180 दिन के लिए। ठीक है, तो ये कौन करता है अटैचमेंट, कैसे इसका प्रोसेस होता है और कब होता है, ये क्यों करता है हम उसका अटैचमेंट करके तुम करता है क्या, तुम उसको अपने पास रख लेते हो, तुम कैसे क्या करता है, इसका सारा प्रोसेस दिया हुआ है। बोलता है सबसे पहले इसको कौन अटैच करता है, डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, मतलब ऐसे ही उसका ओपिनियन में हो या कुछ हो, ऐसा नहीं होता है कुछ सीजर करे या अटैचमेंट करे, इसके लिए प्रॉपर रीज़न टू बिलीव होना पड़ेगा, तुम्हारे पास सबूत एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रीज़न टू बिलीव है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ MIP मतलब तुम्हारे पास सबूत है, कोई मटेरियल इन पोजेशन है। तो डायरेक्टर या कौन करेगा, डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DD जिसके पास रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव कैसे आया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन। ठीक है, कि किसी पर्सन के पास पोजेशन है ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। समझो कि हम इस सुपारी मिला है, ठीक है, हम इसको मर्डर किया, उसको हमको कोई सुपारी दिया है, या फिर कुछ मेरा काला धन है, ब्लैक मनी है, कहीं से हम स्मगलिंग किया या कुछ किया जिसके थ्रू मेरे पास ये पैसा आया है, ठीक है, या फिर जिसका हम टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के नज़र में तो है ही, वो हम रूट कर रहे हैं कहीं दूसरा जगह से। अगर कोई पर्सन है जिसके पास पोजेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, एंड सिर्फ पोजेशन होना काफ़ी नहीं है, एंड साथ में हम ये जो प्रोसीड्स है ना, इसको हम ट्रांसफ़र करने वाला, कंसील करने वाला या कुछ मैनर में डेल्ट करने वाला है, ठीक है, तब उस केस मतलब ऐसे डेल्ट करने वाला है जिससे मेरा जो प्रोसीडिंग्स जो हम करने वाला है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा। तब उस केस में हम वो प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं मैक्सिमम 180 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, कि भैया आप करो जो करते हैं। अगर डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DD हैज़ द रीज़न टू बिलीव कैसे आया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, कि अगर कोई पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है एंड ये जो प्रोसीड्स है वो या तो कंसील करने वाला है, ट्रांसफ़र करने वाला है या डेल्ट करने वाला है, ऐसे जैसे जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसके खिलाफ वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, तब हम उस केस में ऑर्डर करके प्रोविजनली अटैच कर सकता है उस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 180 दिन के लिए। तो इसमें ये समझ में आया ना ग्राउंड्स क्या है, कौन अटैच करेगा। प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम 180 दिन के अंदर होता है। तो ये ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट करने से पहले, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट करने से पहले एक रिपोर्ट जाता है मैजिस्ट्रेट को, और साथ में एक कंप्लेन भी फाइल किया जाता है बाय दी पर्सन जो भी ऑथराइज है बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, कि भैया हम इसका प्रोविजनली अटैच करने वाले हैं। और अगर ये तुमको पता है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मैटर भी होता है, दूसरा कंट्री के साथ मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। ये सिमिलर कंप्लेंट जो है ना वो अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री भी फाइल किया गया है। अगर मतलब ये बाहर का कंट्री से इन्वॉल्व है तब यहाँ पे तो कंप्लेंट फाइल किया गई है, वहाँ पे भी तुम वो कंप्लेंट फाइल किया है, उसके बाद ही तुम उसको प्रोविजनली अटैच कर सकता है। कब कर सकता है, अगर तुम रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को दिया है प्लस एक कंप्लेन दिया है, अब कंप्लेन फाइल किया गया है बाय द पर्सन ऑथराइज बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट, एंड ये सिमिलर कंप्लेन जो है वो अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ एनी अदर कंट्री में फाइल किया गया है तब।
तो ये जब 180 दिन हम लोग जब कैलकुलेट करेगा ना, तो समझो कोई हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है तो उसको हम लोग एक्सक्लूड करेगा, और जब हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होता है ना, उससे फिर 30 डेज जो होगा ना, फर्दर 30 डेज है, उसको भी हम लोग एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, देखो, पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर बाय हाई कोर्ट एंड फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, दोनों ही एक्सक्लूड किया जाता है वाइल कंप्यूटिंग 180 डेज। अब क्या होगा, अटैचमेंट हो गया, तो अटैचमेंट करने के बाद जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी जो था वो फॉरवर्ड कर देगा कॉपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन सील्ड एनवलप, और डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी जो है वो जिसने प्रोविजनली अटैच किया वो 30 दिन के अंदर एक कंप्लेन भी फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि ये सारा फैक्ट्स है ऑफ सच अटैचमेंट। और समझो हम अगर उसका प्रॉपर्टी अटैच कर लिया, इसका मतलब उसको घर वर से निकाल देगा क्या? अगर उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच किया है तो बोलता है नहीं, वो इंजॉय करेगा अपना राइट्स। ठीक है, नथिंग शैल प्रिवेंट द पर्सन हुज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रोविजनली अटैच फ्रॉम सच इंजॉयमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली ये सेक्शन समझ में आया ना? तो क्या होता है कि कौन अटैच करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में ये रखो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैच कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा, और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर करेगा। ठीक है, इन लोग अटैच करेगा। कब करेगा? जब इन लोग के पास रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव कैसे आया? इन लोग ऑन द बेसिस ऑफ MIP, मटेरियल इन पोजेशन है। ठीक है, क्या रीज़न टू बिलीव है कि भैया इसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और सिर्फ है नहीं, ये ट्रांसफ़र करने वाला, कंसील करने वाला है, ये ट्रांसफ़र करने वाला है, ये कंसील करने वाला है, ये ऐसा मैनर में डेल्थ करने वाला है जिससे कि प्रोसीडिंग फ्रस्ट्रेट हो जाए। तब उस केस में हम मैक्सिमम 180 दिन के लिए इसका जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोविजनली अटैच कर सकता है। और अटैचमेंट करने से पहले हमको 3 चीज़ करना होगा। एक रिपोर्ट बना के देना होगा मैजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट फाइल करना होगा कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को, और अगर ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से डील करता है तो वो सिमिलर कंप्लेंट जो है ना उस कंट्री का लॉ के अंदर भी फाइल किया हुआ होना चाहिए। और ये जब हम 180 दिन कंप्यूट करेगा ना, तो जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसको एक्सक्लूड करेगा, और फर्दर 60 डेज आफ्टर द हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर उसको भी एक्सक्लूड करेगा। अटैचमेंट हो गया। अब डायरेक्टर और अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी क्या करेगा? जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा इन सील्ड एनवलप, और साथ में उन लोग 30 दिन के अंदर कंप्लेन भी फाइल करेगा कि ये रहा फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एंड नथिंग शैल प्रिवेंट द पर्सन हुज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच फ्रॉम सच इंजॉयमेंट। अब क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है। अब समझो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कंप्लेन मिला। कैसे कंप्लेन मिला? या तो ये अभी अभी पढ़ा था, जब उसका अटैचमेंट होता है, तो वो कंप्लेन कर सकता है ना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को 30 दिन के अंदर, उसको वैसे कंप्लेन में मिला। या फिर जब सर्च और सीज कर रहा था ना तब उसको वैसे कंप्लेन मिला। ठीक है, तब उस केस में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को लगने से नहीं होगा, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन ने कमिट किया है अंडर सेक्शन 3 का, एंड उसके पास पोजेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, दोनों सेम चीज़ है, तो वो सर्व कर सकता है मिनिमम 30 दिन का नोटिस उस पर्सन को कि बताओ तुम्हारा जो प्रॉपर्टी अटैच हुआ है, सीज हुआ है, फ्रोजन हुआ है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका अर्निंग्स क्या है, उसका एविडेंस क्या है, उसका रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, और सो कॉज करो कि क्यों तुम्हारा ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर ना किया जाए कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग है, और साथ में क्यों तुम्हारा ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ना कॉन्फिस्केट करे। समझा? तो जैसे ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कंप्लेन मिलता है, या तो अंडर सेक्शन 5 मिलेगा जो कि अटैचमेंट के द्वारा या सर्च एंड सीजर के द्वारा, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है
कि हाँ पर्सन ने कमिट किया है सेक्शन 3 का और हाँ इसके पास पोजेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, तो वो 30 दिन के अंदर उस पर्सन को नोटिस भेजेगा कि बताओ तुम्हारा जो प्रॉपर्टी सीज हुआ है, फ्रोजन हुआ है, उसका अर्निंग, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका अर्निंग क्या है, उसका एसेट क्या है, और सो कॉज करो क्यों तुम्हारा ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर ना किया जाए, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कन्फिस्केट ना किया जाए, जब्त हमेशा के लिए ना किया जाए। अच्छा, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको वो सो कॉज क्या वो क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब उसका रिप्लाई कंसिडर करने के बाद, अग्रीव्ड पर्सन का भी बात सुनने के बाद और सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स में लेने के बाद वो एक रिकॉर्ड करेगा फाइंडिंग कि क्या ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन्वॉल्व है कि नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तब उस केस में वो कंटिन्यू कर सकता है इन्वेस्टिगेशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, एंड ये तब तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये अटैचमेंट वो कंटिन्यू करेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट 365 डेज तक, एंड ये रहेगा जब तक फाइनल कॉन्फिस्केशन ऑर्डर बाय स्पेशल कोर्ट ना आ जाए। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई एंड हियरिंग द अग्रीव्ड पर्सन, और सारा अकाउंट्स ऑफ ऑल द रेलिवेंट मटेरियल वो रिकॉर्ड करेगा फाइंडिंग कि क्या ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, एंड अगर लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तब उस केस में वो कंफर्म कर देगा अटैचमेंट या रिटेंशन या सीजर ऑफ सच एसेट, एंड ये जो अटैचमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, एंड ये तभी फाइनल अटैचमेंट तभी फाइनल होगा आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज मेड बाय पास बाय स्पेशल कोर्ट। एक से ना ओके, सो एडजुडी और अच्छा अब क्या होता है ना, ट्रायल चलता है स्पेशल कोर्ट का, ठीक है, तो अगर स्पेशल कोर्ट का ट्रायल में ये साबित हो जाता है कि हाँ ये ऑफेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है इसमें, तब वो कॉन्फिस्केट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, और नहीं होता है तो प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं अभी, सेक्शन 16, 17, 18, 19 इसको साथ में करने का। पावर्स ऑफ सर्वे कब होगा, सर्च और सीजर कब होगा, सर्च ऑफ पर्सन कब होगा, पावर्स टू अरेस्ट कब होगा, कौन सा ग्राउंड्स में पावर्स ऑफ सर्वे होगा। अगर सबसे पहले कौन करेगा सर्वे, अथॉरिटी करेगा, ठीक है, कब करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन हैज़ द रीज़न टू बिलीव, सेम डायलॉग कि हाँ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 में कमिट हुआ है, तब वो इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड। सर्वे मतलब क्या, तुम पूछताछ कर रहे, इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड, वेरीफाई कर सकता है कि क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और फर्निश्ड करेगा सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। सो बेसिकली ये सर्वे कौन करता है, अथॉरिटी करता है, कब करता है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है, कैसे आया, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, कब क्यों मतलब कि हाँ क्या चीज़ कि ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 3, तब उस केस में वो इंस्पेक्ट कर सकता है उस रिकॉर्ड्स वगैरह को, रिकॉर्ड्स करेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ है क्या, और फर्निश्ड करेगा सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। सर्च और सीजर कब होता है, कौन करता है, सबसे पहले सर्च और सीजर करता है डायरेक्टर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी। कौन करता है, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी, डिप्यूटी डायरेक्टर, जिसने तुम्हारा अटैचमेंट किया था वही सर्च और सीजर कर रहा है। कब कर रहा है, हैज़ द रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, कि
किसी पर्सन ने कमिटेड एनी एक्ट जो कि कंस्टिट्यूट कर रहा मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर किसी पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन क्राइम है, या रिकॉर्ड्स है, तब वो ऑथोराइज कर सकता है किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। मतलब वो खुद नहीं जाएगा, ठीक है, वो डी और या डी खुद नहीं जाएगा, वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि जाओ बिल्डिंग के अंदर, जाओ एंटर करो, सर्च करो बिल्डिंग को, गाड़ी को, प्लेस को, व्हीकल को, एयरक्राफ्ट को, जहाँ पे उसको कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ है, या फिर अगर कोई लॉक डोर है, ठीक है, या अलमीरा है, ठीक है, जिसका चाबी नहीं मिल रहा है उसको तोड़ दो, या फिर सीज कर लो कोई भी रिकॉर्ड्स, और साथ में कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्लेस कर दो, नोट्स लेके आ जाओ उस रिकॉर्ड का, एग्जामिन कर सकता है कोई भी पर्सन ऑन ओथ। ओके, तो ये कब होता है समझ में आया ना। उसके बाद आता है सर्च ऑफ पर्सन। तो इसमें क्या है कि डीडी डायरेक्टर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीडी, उसको ऐसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन हैज़ द रीज़न टू बिलीव ऑन द कि किसी पर्सन ने कमिट किया है, किसी के पास पोजेशन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, या रिकॉर्ड्स का, या प्रॉपर्टी का, तो वो ऑथोराइज कर सकता है। सेम चीज़ है, ऑथोराइज कर सकता है कोई भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को। बेसिकली सबका ग्राउंड्स तो सेम ही है, ठीक है, कि एंटर करो, सर्च करो बिल्डिंग वेसल, ठीक है, ब्रेक कर दो लॉक को, या सीज कर लो कोई भी रिकॉर्ड को, प्लेस मार्क करो, आइडेंटिफिकेशन एग्जामिन कर सकता है ओथ में। ओके, सर्च ऑफ पर्सन कब होता है ना। सर्च एंड सीजर किसका होता है, प्रॉपर्टी का होता है, रिकॉर्ड्स का होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है, लेकिन सर्च ऑफ पर्सन ये अलग है, ठीक है। इसमें कौन करता है, सबसे पहले ऑफिसर, अथॉरिटी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें करता कौन है, अथॉरिटी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको अगर ऐसा लगता है, इसका ग्राउंड्स थोड़ा अलग है, कि अगर कोई पर्सन सीक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन, मतलब अपना वजूद का, ठीक है, अपना जो उसका वो है एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको वो छुपाया है, या फिर उसके पास कुछ पोजेशन में है, तो उसको उस केस में उसको सर्च कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। तो ये सर्च ऑफ पर्सन का है। ये कौन करता है, अथॉरिटी ऑथराइज, अगर अथॉरिटी ऑथराइज बाय सीजी, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, ठीक है, रीज़न टू बिलीव ऑन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ MIT, कि पर्सन ने सीक्रेटेड किया है अबाउट हिज पर्सन और एनीथिंग अंडर हिज पोजेशन, तब उस केस में उसको सर्च किया जा सकता है और उसका रिकॉर्ड्स वगैरह को, प्रॉपर्टी वगैरह को सीज किया जा सकता है। अरेस्ट कब होगा, अगर कोई डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, या असिस्टेंट डायरेक्टर, या एडिशनल डायरेक्टर, एक सेकेंड, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट। तो अगर कोई डायरेक्टर, डीडी या असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर ऑथराइज बाय सीजी, ठीक है, उसको भी रीज़न टू बिलीव है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन कि कोई पर्सन गिल्टी है ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, गिल्टी होना पड़ेगा तभी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन करेगा, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, या कोई भी ऑफिसर नॉट ऑफिसर ऑथराइज बाय सीजी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन, ठीक है। उसको अगर ऐसा लगता है कि गिल्टी है तब उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब सब जगह तुम सेम डायलॉग पढ़ेगा कि आफ्टर सर्वे क्या होगा। आफ्टर सर्वे जो अथॉरिटी ऑथराइज है वो फॉरवर्ड कर देगा रिकॉर्ड्स AA को इन सील्ड एनवेलप। आफ्टर सीजर क्या होगा, इसका और भी प्रोसीजर है जो पड़ेगा। आफ्टर सर्च एंड सीजर अथॉरिटी ऑथराइज फॉरवर्ड कर देगा रिकॉर्ड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को इन सील्ड एनवेलप, ठीक है। इसमें भी सेम है, जो ऑफिसर अथॉरिटी ऑथराइज है वो फॉरवर्ड कर देगा कॉपी ऑफ रिकॉर्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन सील्ड एनवेलप। मतलब सब कोई किसके पास भेजता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर एडजुडिकेशन, फिर एडजुडिकेशन होता है उसके बाद। इसमें भी आफ्टर अरेस्ट जो डीडी AD या एनी अदर पर्सन जो कॉपी ऑफ ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा सील्ड एनवेलप में।
अब इसमें क्या होता है, सर्च ऑफ पर्सन, देखो रिकॉर्ड्स, सर्च एंड सीजर जब बोलते हैं ना तो रिकॉर्ड्स का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, तो उसमें क्या होता है हम प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते, मतलब सर्च कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड्स को हम सीज कर सकते हैं। लेकिन सर्च ऑफ पर्सन में क्या होता है, तुम पर्सन को तो सीज कर नहीं सकता, तो पर्सन को क्या करना होता है, डिटेन करना होता है। तो इस दोनों में तुमको, और इसमें तो पावर ऑफ अरेस्ट है, तो अरेस्ट ऐसे भी करना ही होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर अथॉरिटी जब किसी पर्सन को सर्च करता है तो उस पर्सन को विद इन 24 आवर्स वो ले सकता है, ठीक है, विद इन 24 आवर्स गेजेटेड ऑफिसर्स के पास और मैजिस्ट्रेट के पास, और ये जो पीरियड ऑफ 24 आवर्स है शैल एक्सक्लूड द टाइम टेकन फॉर जर्नी। तो अगर कोई अथॉरिटी जो किसी को सर्च कर रहा है तो उसको ले जाके 24 घंटा के अंदर गेजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा सकता है। और इसमें भी ये जो पर्सन को अरेस्ट करता है उसको 24 घंटा के पास स्पेशल कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम 24 घंटा में। अच्छा, सर्च और सीजर का और क्या होता है ग्राउंड्स, कि अगर ऐसा लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है कोई प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड्स को सर्च करना, समझो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब उस केस में ऑफिसर ऑथराइज उसको ऑर्डर कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दो। और जो भी अथॉरिटी उस प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है ना, उस रिकॉर्ड को, उस प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है, वो एप्लीकेशन कर सकता है फर्दर रिटेंशन के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, कि हमको 30 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया हमको रिटेन करके रखना है, सिर्फ सीजर से काम नहीं चलने वाला। तो अब हम क्या पढ़ने वाला है, रिटेंशन। तो ये समझ में आ गया ना। रिटेंशन कब होता है, बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि सीज हुआ है, फ्रोजन, मतलब रिटेंशन सीज और फ्रोजन के बाद ही हो सकता है, तो तुम रिटेन करके अपने पास रखता है, ठीक है। ऑफिसर ऑथोराइज को ऐसा लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ MIP कि ये जो प्रॉपर्टी है ये रिटेन करके रखना चाहिए, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, तब वो रिमेन रहेगा फ्रोजन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सच सीजर और फ्रोजन, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि सीज है या फ्रोजन है तो ऑफिसर ऑथोराइज को ऐसा लग रहा है, अगर कहीं पे कुछ याद ना आए तो ऑफिसर ऑथोराइज लिख देना, ठीक है, ऐसा लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजेशन कि ये प्रॉपर्टी को रिटेन रखना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन, तब उसको वो रिटेन रख सकता है फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 दिन फ्रॉम सीजर और फ्रोजन। तो ये हो गया रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। और रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड में बस इतना ही डिफरेंट है कि ये जो रिकॉर्ड है ये कौन करता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, और ये रिटेंशन किसके लिए होता है, फॉर इंक्वायरी, इसमें होता था फॉर एडजुडिकेशन, बाकी सब सेम है। देखना, एक बार जो रिटेन कर लिया ना तो ऑफिसर ऑथराइज जो है वो अपना कॉपी ऑफ रिटेंशन जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भेज देगा इन सील्ड एनवेलप। रिटेंशन करने के बाद जो भी ऑफिसर ऑथराइज है, ठीक है, जो जो रिटेन किया है वो उसका कॉपी ऑफ रिटेंशन, ये तो सेम ही डायलॉग है सब जगह, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसको रिटेन करने से पहले सेटिस्फाई करेगा कि क्या सच्ची में ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है क्या मनी लॉन्ड्रिंग में। और एक बार समझो 180 दिन ख़त्म हो गया तो ये प्रॉपर्टी जो है उस पर्सन को रिटर्न कर दिया जाएगा, अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल दे कि नहीं, इसको बियॉन्ड सच पीरियड परमिट वो करके रखो, रिटेन करके रखो। तो सिंपल है कि कब उसको रिटेंशन होता है, ये समझ में आ गया। रिटेंशन करने के बाद उसका जो कॉपी है ऑफिसर ऑथराइज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को भेज देगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जिम्मेदारी है वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो ऑथराइज कर सकता है रिटेंशन। और एक बार प्रॉपर्टी मतलब पीरियड एक्सपायर हो गया तब उस केस में प्रॉपर्टी रिटर्न कर लिया जाएगा, अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल दे कि नहीं और रिटेन करके रखो इसको, ओके। अब आता है अपील्स। तो अपील्स में क्या होता है, अगर कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर से खुश नहीं, तो बेसिकली अभी तक जो हमको समझ में आया ना, पहले क्या होगा, तुम्हारा समझो सर्वे हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा सर्च और सीज, उसके बाद तुम्हारा अटैचमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद
सबसे पहले तुम्हारा अटैचमेंट हुआ, उसके बाद सर्च और सीजर हुआ, उसके बाद जाके तुम्हारा एडजुडिकेशन हुआ, उसके बाद जाके तुम्हारा रिटेंशन हुआ, उसके बाद जाके तुम्हारा एडजुडिकेशन हुआ। अगर तुम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर से खुश नहीं है तो 45 डेज़ के अंदर एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर सकता है प्लस एक्सटेंशन, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ, ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। एंड अगर तुम एपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है 60 डेज़ प्लस 60 डेज़ का एक्सटेंशन। और ये हाई कोर्ट को अपील दोनों केस में, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों केस में किया जा सकता है। तो देखो, अगर कोई डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो प्रीफर कर सकता है एपीलेट ट्राइब्यूनल को 45 डेज़ के अंदर प्लस फर्दर एक्सटेंशन ऑन सफिशिएंट कॉस्ट। अब एपीलेट ट्राइब्यूनल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के पास कर देगा ऑर्डर कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग या सेटिंग असाइड दी अपील, और इसका कॉपी जो है पार्टीज टू अपील और ए और या डी को भी फॉरवर्ड कर देगा, और ये डिस्पोज करने की कोशिश करेगा विद इन 6 मंथ्स। और अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है बाई एपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर से तो वो अपील कर सकता है हाईकोर्ट को 60 डेज़ के अंदर प्लस 60 डेज़ का ऑन सफिशिएंट कॉस्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों केस में कर सकता है। स्पेशल कोर्ट क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में कौन कौन सा ऑफेंसेस ट्राइबल होता है? offenses punishable under section 4 and any schedule offenses punishable under section 3। या स्पेशल कोर्ट ना जब ट्रायल करता है ना ऑफेंसेस का, तब वो जो ट्रायल करता है वो इन अकॉर्डेंस विद CRPC करता है। सो अंडर सेक्शन 4 एंड एनी अदर शेड्यूल ऑफेंस 3 एंड या फिर जब ट्रायल करता है तो इन अकॉर्डेंस विद CRPC करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। नाउ इट इज अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी ऑफेंसेस होता है वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है, मतलब बिना वारंट के तुम अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसको अक्यूज्ड किया गया है ऑफेंस में, वो बेल पे रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर खुद का बॉन्ड पे रिलीज नहीं हो सकता अनलेस, इसका मतलब रिलीज हो सकता है अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जो उसको अपोज कर रहा है, जो गवर्नमेंट के तरफ से खड़ा हुआ है आदमी, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो अपोज कर सके एप्लीकेशन, या फिर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया था एप्लीकेशन और कोर्ट सेटिस्फाई है कि बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड्स है कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है एंड और वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करने वाला है जब अगर उसको बेल मिल गया तो, ठीक है। और